स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर विवादों में रहता है और गहरी जिज्ञासा भी जगाता है। हम ओशो के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर उनकी जो चर्चित पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर, उसके कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर। हमारे पास इस पुस्तक के विचारों का एक सारांश है। तो आज हमारा लक्ष्य है ओशो के इस दृष्टिकोण को समझना कि भाई कैसे शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक विकास का हिस्सा बनाया जा सकता है। ये विचार के संभोग सेक्स समाधि तक ले जा सकता है। ये अपने आप में काफी कह सकते हैं चौंकाने वाला लगता है ना? हाँ बिल्कुल, ये पारंपरिक सामाजिक धारणाओं को सीधी चुनौती देता है। स्रोत के अनुसार ओशो का तर्क है कि जिस ऊर्जा को समाज अक्सर डर या शर्म से दबाता है, वही ऊर्जा अगर उसे सही समझ और ध्यान के साथ जिया जाए तो उसका रूपांतरण हो सकता है, मतलब वो ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती है। सारांश की शुरुआत होती है समाज और सेक्स को लेकर जो पाखंड है उससे। नोट्स बताते हैं कि समाज सेक्स से डरता है, उसे दबाने की कोशिश करता है, और ओशो के अनुसार यही दमन कई मानसिक उलझनों और समस्याओं की जड़ है। उनका एक कथन भी है यहाँ, जो ऊर्जा को समझता है वही जीवन को समझता है। ये तो ऊर्जा को जीवन का बिल्कुल केंद्र बता रहा है। हाँ बिल्कुल। इन नोट्स के मुताबिक ओशो सेक्स को पाप या कोई गंदी चीज नहीं मानते। असल में वो इसे जीवन की एक बुनियादी और बहुत शक्तिशाली ऊर्जा की तरह देखते हैं। इसे गलत समझना ही भूल है। उनका नजरिया है कि अगर इसे गहरे प्रेम और पूरी जागरूकता ध्यान के साथ अनुभव किया जाए तो ये सिर्फ शारीरिक क्रिया न रहकर चेतना के विस्तार का दरवाजा बन सकती है, यहाँ तक कि मुक्ति का भी। ये शारीरिकता से परे जाने का एक साधन बन सकता है। अच्छा, और यहीं पर तंत्र की भूमिका भी आ जाती है। जैसा कि स्रोत में बताया गया है, कहा गया है कि तंत्र जीवन के किसी पहलू को नकारता नहीं, त्यागने को नहीं कहता। तो क्या इसका मतलब यह है कि स्रोत के अनुसार तंत्र सेक्स को एक पवित्र अनुभव या पूजा की तरह देखता है? तंत्र के नजरिए से देखें तो हाँ, स्रोत इशारा करता है कि तंत्र इसे स्वीकार करता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उसमें सिर्फ भोग नहीं बल्कि होश होना चाहिए, समर्पण, जागरूकता और एक तरह की आंतरिक शांति। तब ये सतही क्रिया नहीं रहती बल्कि एक गहरा ध्यानपूर्ण अनुभव बन जाती है। बात सिर्फ स्वीकारने की नहीं है बल्कि होशपूर्वक अनुभव करके ऊर्जा को दिशा देने की है। दिलचस्प। और इसमें प्रेम और ध्यान का मेल कैसे होता है? स्रोत कहता है कि प्रेम सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि आत्मा का मिलन होना चाहिए। ये कैसे संभव है? देखिए, ओशो के अनुसार जैसा इस सारांश में बताया गया है, जब प्रेम में गहरी जागरूकता या कहिए ध्यान जुड़ता है तो अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। वो क्षण व्यक्ति को उसके मन, उसके विचारों और सबसे बढ़कर अहंकार के पार ले जा सकता है। हाँ, अहंकार के पार। हाँ, और स्रोत बताता है कि यही वो अनुभव है जहाँ समाधि की पहली झलक मिल सकती है या कहिए उसकी शुरुआत हो सकती है। यह दो लोगों के बीच सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक तरह से अहंकार का विसर्जन है। अच्छा, तो एक और शब्द है जो अक्सर इस चर्चा में आता है, ब्रह्मचर्य। आमतौर पर तो इसे सेक्स से बिल्कुल दूर रहने से जोड़ा जाता है। स्रोत के अनुसार ओशो किसे देखते हैं? हाँ, ये दिलचस्प है। यहाँ ओशो की व्याख्या बिल्कुल अलग है, जैसा स्रोत बताता है। उनके लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ दबाना या सेक्स से भागना नहीं है। ये ऊर्जा का दमन नहीं बल्कि उसका रूपांतरण है। उसे ऊंचे आयाम पर ले जाना है। दबाना नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेक्स ऊर्जा को दबाना सच्चा ब्रह्मचर्य नहीं है। सच्चा ब्रह्मचर्य है उस ऊर्जा की शक्ति को पहचानना और उसे ध्यान और प्रेम के माध्यम से सृजनात्मक या आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाना, उसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर हम इस स्रोत से मिले मुख्य विचारों को समेटें तो वो क्या होंगे संक्षेप में? सार ये है, स्रोत के अनुसार ओशो मानते हैं कि सेक्स पाप नहीं, जीवन की मौलिक ऊर्जा है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, गहरे प्रेम और ध्यान यानी जागरूकता के साथ इस ऊर्जा को समाधि यानी परम चेतना की ओर मोड़ा जा सकता है। तीसरा, दमन या नकारने की बजाय जागरूकता और स्वीकृति ही मुक्ति का मार्ग है। और चौथा, तंत्र जीवन के किसी हिस्से को काटता नहीं बल्कि उसे रूपांतरित करता है, बदलता है। और अंत में स्रोत इस पूरी यात्रा को इस तरह देखता है, जैसे संभोग जीवन का बीज या शुरुआत है तो समाधि उसका फूल या शिखर है। और ये यात्रा
दमन से नहीं बल्कि स्वीकृति, होशपूर्ण अनुभव, समर्पण और ध्यान से पूरी होती है। स्रोत के अनुसार ओशो का यह दृष्टिकोण यौनिकता को आध्यात्मिकता में बदलने का एक अनूठा, एक अलग तरह का नक्शा पेश करता है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक ही ऊर्जा के इतने अलग अलग आयाम हो सकते हैं। जी। एक सवाल जो शायद सुनने वालों के मन में भी उठेगा कि ठीक है, सामाजिक मान्यताओं और निजी अनुभवों के दायरे से बाहर निकलकर इस ऊर्जा की स्वीकृति और रूपांतरण का वास्तविक व्यवहारिक अर्थ क्या हो सकता है? मतलब सिद्धांतों से परे इसे असल जीवन में उतारना कितना चुनौतीपूर्ण है या कितना संभव है?